नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे ये जो प्रयास की बुक है इसके प्रोजेक्ट कार्य है और हमने पिछली वीडियो के माध्यम से 11 से लेकर के 15 तक के प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसके अगले जो प्रोजेक्ट कार्य हैं 16, 17, 18, 19 और 20 ये हम आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए आइए समझते हैं इसको। नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए हम समझ रहे थे प्रयास अभ्यास पुस्तिका जो हमें कक्षा में मिल चुकी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे हैं तो उनको प्रयास की बुक नहीं मिली है, लेकिन जल्दी से प्राप्त कर लें। तो देखिए जो हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास बुक है, इसमें प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं तीनों क्लासों के। तो तीनों क्लासों को यही प्रोजेक्ट कार्य लिखना है। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने प्रोजेक्ट कार्य 15 मार्क्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका अगला प्रोजेक्ट कार्य यहाँ समझेंगे। तो देखिए, तो ये देखिए दिया गया है प्रोजेक्ट कार्य 16 है। यह प्रोजेक्ट कार्य जो है यह गणित का प्रोजेक्ट कार्य है। तो यहाँ देखें इसमें दिया है कि परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हुए पता कीजिए कि वे तालिका में दिए हुए काम को करते हुए गणित की किस समझ या अवधारणा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों के माध्यम से हमें यह बताना है कि जैसे इसमें लिखा कि खाना बनाते समय कौन सी गणित की समझ विकसित होती है, अवधारणा विकसित होती है। तो यहाँ देखिए हम लिख देंगे कि सदस्यों की जो संख्या होती है, संख्या के अनुसार हम भोजन की मात्रा हम बनाते हैं कि हमें कितना भोजन बनाना है, 1 के लिए 2 के लिए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ जो गणित की समझ है वो गणना हो जाती है कि हमें भोजन कितनी मात्रा में बनाना है। या भोजन बनाते समय, भोजन बनाने में जो समय लगता है, तो यहाँ पे समय की गणना भी हो जाती है। ठीक, तो ये अवधारणा विकसित होती है। और यहाँ देखें प्रश्न 2 दिया गया है कि झाड़ू और पोंछा लगाते समय कौन सा गणित की समझ विकसित होती है। देखिए झाड़ू पोंछा सुबह हम 7 बजे लगाते हैं कि निश्चित टाइम में हमें क्लियर रहता है कि हमें सुबह इतने बजे हमें झाड़ू लगाना है, पोंछा लगाना है, साफ़ सफाई करना है। तो इससे क्या है, हमारी एक गणित की समझ विकसित होती है किसकी, टाइम और समय के अनुसार हम काम करना सीख जाते हैं। इसके बाद देखें बर्तन साफ करते समय, यदि आप बर्तन साफ करते हैं तो इससे कौन सी समझ गणित की विकसित होती है। तो इसमें गणित कहाँ लगती है। तो देखिए जब हम बर्तन साफ करते हैं तो निश्चित है कि हमें कितने बर्तन, कितने जग, कितने लोटा या कितनी बाल्टी पानी खर्च हुआ है उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि कितना पानी खर्च हुआ। तो हमने लिख दिया यहाँ 6 जग पानी खर्च होता है, 8 जग, 10 जग या 2 बाल्टी, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ गणित की समझ विकसित हो रही है। और यहाँ देखें और बर्तन की मात्रा भी होती है, कितने बर्तनों को हमें साफ़ करना है, ये भी हमारी यहाँ गणित की समझ विकसित होती है। यहाँ देखें लौकी छीलते समय, जब हम लौकी छीलते हैं तो उसको हमें 4 भागों में बांट कर कि हमें छीलना है कि 6 भाग करना है कि 10 भाग करके छीलना है। तो ये लौकी के वजन के ऊपर भी निर्भर करता है कि कितने वजन की लौकी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। तो इस प्रकार से यहाँ गणित की समझ विकसित हो जाती है। इसी प्रकार से प्रश्न 5वां में देखें कि चाय बनाते समय जब आप चाय बनाते हैं तो चाय बनाने में कौन सी गणित की समझ विकसित होती है, अवधारणा कौन सी समझ आती है इसमें। तो देखिए जैसे हमें चाय बनाना है तो निश्चित रहता है कि हमें कितने कप चाय बनाना, कितने लोग हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया जैसे 4 कप। तो 4 मतलब एक हमारी गणित की समझ है कि हमें कितने कप चाय बनाना है और उसमें कितने चम्मच शक्कर डालनी है। ठीक, और इसी प्रकार से कितनी हमें यहाँ पे चाय की पत्ती डालना। तो हमने यहाँ लिख दिया कि 4 कप चाय बनाने में 6 चम्मच शक्कर लगती है, 1 कप चाय की पत्ती लगती है, 1 चम्मच। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पर गणित की समझ विकसित होती है। और यहाँ देखें प्रश्न 6वां लिखा है कि बड़े बर्तन में अनाज भरते समय, जब आप बड़े बर्तन में अनाज भरते हैं तो किसी भी वस्तु से भरते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि बड़े बर्तन में 20 किलो गेहूँ भरना पड़ा। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए एक वजन की मात्रा निश्चित हो जाती है कि कितने बार हैं, या 20 किलो का या आपका 1 किलो का बर्तन है, 2 किलो का बर्तन है तो 10 बार हमें उसमें भरना पड़ा। तो इस प्रकार से यहाँ पे गणित लग रही है। कपड़ा धोने के बाद सूखने डालते समय, कपड़ा धो लेते हैं उसके बाद सूखने जाते हैं, सूखने डालते हैं। तो कपड़ा सुखाने डालने में कितने क्लैंप पे लगाना पड़े हमें कि ये कपड़े यहाँ डालेंगे जिससे कि हमारे कपड़े गंदे ना हो, या गिरे ना, या संख्या कितनी है कपड़ों की, ये भी आप यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से नोटों को गिनते समय, यदि हम नोट गिनते हैं तो हम अलग अलग छांट लेते हैं कि 500 के, 200 के, 100 के, 50 के, 20 के और 10 के नोट कितने हैं, अलग अलग करके फिर उनकी गिनती करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे नोटों को गिनते समय ये हम पहले से गणना कर लेते हैं। योग और व्यायाम
व्यायाम करते समय शारीरिक मुद्रा, यदि हम शारीरिक मुद्रा लगाते हैं सीधे, तो शारीरिक व्यायाम में सीधे 90 अंश के कोण पर बैठना पड़ता है। तो यहाँ देखिए गलत लग जाती है कि हमें उसको कितने डिग्री पर सीधे बैठना है। ऐसा नहीं कि हम मुद्रा में बैठे हों और वहाँ पर झुक करके बैठें, तो यहाँ गलत लग रही है कि यहाँ 90 अंश के कोण पर आपको बैठना है। ये यहाँ पे गणित की समझ यहाँ पे विकसित हो जाती है। यहाँ देखें प्रश्न 10वां दिया गया है। तो प्रश्न 10वें में दिया है कि तोरण या माला बनाते समय कौन सी गणित लगती है। तो देखिए जब माला बनाते हैं तो माला बनाने में पैटर्न विधि का उपयोग होता है। पैटर्न विधि क्या कहलाती है? पैटर्न विधि कहलाती है कि जैसे मान लीजिए माला बनाना है तो 2 काले 2 नीले 2 सफ़ेद, इस प्रकार से फिर 2 काले फिर 2 नीले 2 सफ़ेद। जब हम माला को बनाते हैं तो बहुत सुंदर मालाएं बनती हैं। आपने देखी होंगी फूलों की माला, तो अकेले फूल नहीं लगाते, बीच में लाल फूल लगा देते हैं, नीले फूल लगा देते हैं, है ना। इस प्रकार से वो माला बहुत सुंदर बन जाती है। तो वो पैटर्न विधि कहलाती है और ये गणित में पैटर्न हम पढ़ चुके हैं। तो उस प्रकार से माला बनाते हैं और यहाँ पे गणित की समझ विकसित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न 10 दिए गए थे ये 10वां प्रश्न गणित के हैं। तो आपको ये प्रोजेक्ट कार्य यहाँ से प्रोजेक्ट कार्य 16वां दिया गया है। आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस प्रकार से तैयार करना है। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, क्या कारण है भाई? आप वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक में आपका कुछ नहीं जाता है, मेरा मनोबल बढ़ता है। ठीक है ना, तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करिए। ठीक, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ देखें प्रोजेक्ट कार्य ये जो यहाँ 17वां दिया गया है, ये 17वां प्रोजेक्ट कार्य है और इस 17वें प्रोजेक्ट कार्य में विज्ञान दी गई है। तो ये विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य है। ठीक है, तो ये विज्ञान में लिखना है, यानी इसमें तो हम भर ही लेंगे, लेकिन विज्ञान में लिख लेंगे कि ये विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य है, जिससे कि हमें वार्षिक परीक्षा के लिए हम इसको विज्ञान के प्रोजेक्ट कार्य के लिए तैयार करके रखेंगे। आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की तालिका अनुसार सूची बनाकर उनका विवरण लिखें एवं चित्र बनाएं या चिपकाएं। ठीक है, कहीं से चित्र मिल जाते हैं तो आप काट करके चिपका लें। देखिए यहाँ पे चित्र जो है मैंने चिपका दिए हैं। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से चिपका सकते हैं या बना भी सकते हैं, जो आपको ना मिले। तो यहाँ देखें हमें करना क्या है, यहाँ तालिका दी गई है, इस तालिका में पेड़ पौधों के नाम लिखना है। देखिए ये फर्स्ट कॉलम दिया है, इसमें हमें पेड़ या पौधों के नाम लिख देना है। यहाँ शाक और झाड़ी वृक्ष ये हमें नाम लिखना है कि ये जो हमने यहाँ पेड़ का नाम लिखा है ये शाक है यानी सब्जी वाला है, कि झाड़ी कांटेदार वाला है वृक्ष है, या बड़ा वृक्ष है। ठीक है, इस प्रकार से हमें लिखना है। और यहाँ इनका प्रकार लिखना है कि ये इनकी जड़ें किस प्रकार से होती हैं। और यहाँ पत्ती सिरा और विन्यास ये लिखना है कि इसमें कौन क्या चीज़ पाई जाती है। और यहाँ पे चित्र क्या करना है, इस कॉलम में चिपका देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा है कि मक्का, मक्का का आपने पेड़ देखा होगा। तो मक्का जो है एक साग है के रूप में भी इसको हम उपयोग करते हैं और ये रेशेदार होते हैं, समांतर और इनका सिरा विन्यास होता है। तो ये मक्के का यहाँ पे चित्र है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने जो यहाँ पे लगाया है ये आप मक्के को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये देखिए ये मक्के के पेड़ होते हैं, आप के यदि आसपास से पाए जाते हैं या घर में भी बोए जाते हैं तो आप देखें यहाँ पे ये मक्का है। और मक्के में देखें तो ये इसमें सिरा विन्यास है, यानी इस प्रकार से इनका सिरा रहता है। और यहाँ पे देखें तो ये देखिए ये इसमें फल आ रहे हैं, ये इनको हम भुंटा बोलते हैं और ये इसमें फल आ गए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप चित्र कहीं से मिल जाता है तो इस प्रकार काट करके लगा दीजिएगा। यहाँ देखें आगे जो हमने लिखा है यहाँ पे गुलाब। तो गुलाब को तो सभी जानते हैं कि गुलाब एक झाड़ी होती है, इसमें कांटे होते हैं, फूल होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से, और ये जो है जड़ का प्रकार एक ही जड़ होती है, मूसला जड़। और ये जाली का है, इसकी सिरा विन्यास है यानी फैलाव होता है, इसमें जाली सी बनती है। तो ये देखिए ये गुलाब का आपको यहाँ पे चित्र लगा देना है, फूल भी रहेगा और ये पत्ती भी रहेंगी। इसके बाद देखिए हमने लिखा है पेड़ नीम। नीम का पेड़ एक वृक्ष है, ये ना शाख है ना झाड़ी है, ये बड़ा वृक्ष होता है नीम का। और इसकी जड़ें मूसलाकार होती हैं, मोटी मोटी जड़ें होती हैं और इनमें भी शाखाएं जो इसकी होती हैं यहाँ वहाँ फैल जाती हैं एकदम घनी। तो ये देखिए मैंने यहाँ नीम का पेड़ का चित्र लगा दिया है। पालक देखें, पालक एक शाक है, सब्जी है ये, है ना। और ये इसमें रेशेदार होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं रेशेदार होती हैं यानी घनी होती हैं, लेकिन बहुत रेशा रेशा से रहते हैं। और इनका जो सिरा विन्यास जो होता है इसमें समांतर होता है। ये देखिए पालक
यहाँ पे आपको पत्तों का यहाँ पे चित्र लगा देना है। ठीक है, चलिए आगे देखें तो इसमें और भी पेड़ पौधों के नाम इस प्रकार से देखें। आम देख लीजिए यहाँ पे, तो ये जो है आम जो है ये वृक्ष है ना, ये पेड़ है, वृक्ष है, और यह इसकी मूसला जड़ होती है, इसमें भी डालियाँ होती हैं, और यह आम के चित्र आप यहाँ लगा सकते हैं कि ये इसके फल हैं। बेर यानी जंगली जो झाड़ी है, इसके झाड़ी है ये, और इसमें मूसला जड़ होती है। क्या होती है? मूसला जड़। और जालिका यानी इसमें भी घनी डालियाँ रहती हैं, पत्तियाँ रहती हैं, शाखाएँ रहती हैं, और ये बेर के चित्र बना देना है आपको यहाँ पे, या काट के लगा देना है। मटर देखें तो मटर एक शाख है, इसमें रेशेदार है, इसकी जड़ें होती हैं, ये समांतर होती हैं सीधी, और ये मटर आप इस प्रकार से यहाँ पे लगा देंगे। पीपल देखें वृक्ष है, ये बहुत बड़ा पेड़ होता है, ये इसकी जड़ें मूसलाकार मोटी मोटी होती हैं, और ये भी जाली सी बन जाती है। और यहाँ पे देखें इस प्रकार से पीपल का आपको कहीं पे पेड़ मिल भी जाएगा, या पीपल की कुछ पत्तियां ला करके इस प्रकार से आप चस्पा कर सकते हैं कि ये पीपल के पेड़ की पत्ती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ जाएंगे कि ये पीपल का वृक्ष है। यहाँ देखें बैगन, बैगन यानी होता है भटा, भटा तो सभी जानते हैं, खाते भी होंगे, तो ये साग है, सब्जी है, तो इसकी जड़ें भी जो रहती हैं रेशेदार होती हैं, और ये समांतर होता है। यहाँ पे आप भट्टे का चित्र खींच करके या आप यहाँ पे बना भी सकते हैं। बरगद का पेड़ देखिए, तो बरगद वृक्ष है, मूसला और जालिका, ये बरगद का पेड़ है। तो पीपल का पेड़ भी है, ऐसे बरगद का पेड़ होता है, ये बहुत बड़ा पेड़ होता है बरगद का। तो यहाँ देखें मैंने, यहाँ मेरे को मिल गया तो काट करके मैंने ये लगा दिया, चिपका दिया। यहाँ पे देखिए ये बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ होता है ना। इसमें इस प्रकार से बहुत घनी शाखाएं होती हैं, जाली सी फैली रहती है यहाँ वहाँ, तो इस प्रकार से इसकी जड़ें होती हैं, बहुत मोटी मोटी जड़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दिया गया था यहाँ पे, इसके हमें चित्र भी बनाना थे और इनके प्रकार भी लिखना थे। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसका अगला प्रश्न दिया गया है प्रोजेक्ट कार्य 17 का। तो ये देखें यहाँ पर प्रश्न क्रमांक इसका आगे वाला बा दिया गया है, बा में देखना है हमें, इसमें दिया है कि किसी भी पुष्प के, जैसे मान लीजिए पुष्प रहते हैं, कौन कौन से पुष्प होते हैं, पुष्प इन्होंने दो के नाम लिखे कि गुड़हल है, धतूरा आदि। इस प्रकार से आप पुष्प लिखेंगे, और आंतरिक भागों की पहचान करके उनके अंदर वाले जो भाग रहते हैं पुष्प के, फूल के, ठीक है ना, दिए गए बॉक्स में चिपका करके भी हमें लिखना है। ठीक, तो यहाँ इनका चित्र भी लगाना है, यहाँ इनका नाम लिखना है कि ये काहे का फूल है। तो यहाँ देखें इन्होंने पहले दिया था कि गुड़हल और धतूरा, तो ये गुड़हल का चित्र है। गुड़हल को आप जो है जासुन भी बोलते हैं, तो जासुन का फूल जो होता है इसे गुड़हल बोला जाता है। ठीक है, ये उनकी कहना चाहिए इनके नाम हैं, अलग अलग फूल होते हैं, इनकी वैरायटी भी होती हैं अलग अलग, लेकिन ये सब गुड़हल हैं। तो यहाँ देखें इस प्रकार से गुड़हल का आपको यहाँ पे चित्र चिपकाना है, और इन्होंने लिखा है कि इसके आंतरिक भाग, फूल के आंतरिक भाग सभी में यही प्रक्रिया होती है। तो एक बार आप इसके आंतरिक भागों को ज़रूर लिख लें और इसको समझ लें कि इसके आंतरिक भाग होते हैं तो क्या क्या होता है इसमें। तो यहाँ देखिए पुष्प के जो भाग हैं इस प्रकार से आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। तो एक और देखिए, अब दिखेंगे आपको स्पष्ट रूप से। तो ये देखें, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, यहाँ पे ये वर्तिकाग्र है, ये पुंकेश्वर इसके यहाँ पे अंदर रहते हैं दाने दाने, इनको पुंकेश्वर बोला जाता है। यहाँ पर ये है पुंकेश्वर, यहाँ पे इनके फूल आते हैं, और ये बीजांड रहता है। यहाँ पे एक अंदर खोलेंगे आप उसको तो यहाँ अंडे अंडे मिलते हैं आपको, ये इसको बीजांड बोला जाता है। ये दल है, अष्टदल है, और इस प्रकार से इसको लिखेंगे, इसको योजी लिख देंगे। ये अपराग कोश होते हैं, ये लघु बीजानुपाती होते हैं, यहाँ पे ये पुंकेश्वर हैं, और ये पुष्पीय वृक्ष हैं, पुष्पासन है, ये पुष्प गुच्छ हैं इसके। तो इस प्रकार से हम फूल के आंतरिक भागों को सभी को एक बार यदि अच्छे से लिख देते हैं, आपकी बुक में ही होंगे तो उनको आप इस प्रकार से लिख लीजिए। ठीक है, और बाकी जो फूल होते हैं उन फूलों के यहाँ चित्र और उनके नाम यहाँ पे लिख करके चस्पा भी कर दीजिए, और उनके नाम यहाँ पे लिख दीजिए कि कौन कौन से फूल आपने देखे हैं या आपके आसपास होते हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि ये धतूरे का चित्र है, और ये देखें सरसों के चित्र है, फूलों के चित्र इस प्रकार से आपको लगाना है। ये गेंदे का फूल है। यहाँ देखें गुलमोहर, गुलमोहर आपने हर जगह देखी होगी, इस समय इसमें फूल आ रहे हैं। चमेली, ये चमेली के फूल हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। और ये लिली के पेड़ होते हैं, उनके बहुत सुंदर फूल होते हैं, तो ये हमें फूलों को यहाँ पे चिपका देना है, ठीक है, काट करके, या आप बना सकते हैं तो बना करके भी यहाँ लिख दें, ठीक है। तो इसमें जो चित्र दिए गए थे, तो ये सभी आप इनको कंप्लीट कर लें। ये विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य है, तो इसको ऊपर लिख लें कि ये विज्ञान का है, जिससे कि हम वार्षिक परीक्षा में विज्ञान के प्रोजेक्ट कार्य की तैयारी कर सकें, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद। 17वां कर लिया था, आज हम इसका प्रोजेक्ट कार्य 18वां जो इसमें दिया गया है, प्रोजेक्ट कार्य 18। और प्रोजेक्ट कार्य 18 जो है ये गणित का प्रोजेक्ट कार्य है, ठीक है। तो गणित के मैं इसमें लिख लेंगे कि ये गणित का प्रोजेक्ट कार्य है। यहाँ पे आप बना लें, लिख लें कि ये गणित का प्रोजेक्ट कार्य है, ताकि हम तैयारी कर सकें गणित की, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसमें दिया गया है, इसमें प्रोजेक्ट कार्य की नीचे जो तालिका दी गई है, नीचे दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा। और इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के 5 जिलों की जनसंख्या तालिका में दी गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखें, इंदौर है, इंदौर की जनसंख्या दी गई 2011 की, जबलपुर की जनसंख्या, सागर की जनसंख्या, भोपाल की जनसंख्या और रीवा की जनसंख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से इन शहरों की यहाँ पे जो जनसंख्या दी गई है, इस जनसंख्या से अब हमें क्या करना है, तो यहाँ देखें इसमें दिया गया है निर्देश। यह निर्देश दिया गया है कि इस जनसंख्या या इस तालिका जो दी गई, इसके आधार पर दिए गए रिक्त स्थान में दंड आरेख बनाइए। क्या बनाना है कि दंड आरेख बनाना है। इस कार्य में आप जो है अपने बड़े भाई बहन की सहायता ले सकते हैं, और यदि उनसे भी नहीं बनता है तो अपने शिक्षक जो हमें पढ़ाते हैं उनकी सहायता से हम यहाँ पे दंड आलेख बनाएंगे। तो जो हमने देखिए कक्षा 6वीं में 7वीं में भी दंड आलेख सीखे हैं, जो बच्चे प्राइमरी से आ रहे हैं 6वीं में, तो उन्हें के लिए दिक्कत हो सकती है कि कैसे होती है दंड आलेख। तो दंड आलेख आयताकार चित्र होते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमने यहाँ पे बनाए हैं, ये देखें, ये है दंड आलेख, ठीक है ना। तो इस दंडालेख को कैसे बनाते हैं, यहाँ देखिए नीचे हमने इसमें शहरों के नाम लिख दिए हैं। यहाँ पे देखें, ये इंदौर का बना हुआ है, ये जबलपुर का है, ये सागर का, ये भोपाल का, ये रीवा का है, ठीक है ना। तो ये दंड आलेख जो है, संख्या जो यहाँ की जनसंख्या है, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये इनकी जनसंख्या। तो ये जनसंख्या पर निर्भर करते हैं, जितनी जनसंख्या अधिक होती है उतनी ही लंबाई तक इनकी हम दंड आलेख आयताकार बना देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखें जो सबसे पहले इंदौर दिया है, इंदौर की जनसंख्या 32,000 कुछ है, इस प्रकार से है। तो वहाँ 32 लाख है, लाखों में दी गई है जनसंख्या। तो यहाँ हमें सबसे पहले इसमें पैमाना मानना पड़ता है कि पैमाना को हम इस प्रकार से लिख लें कि जो हमारा ग्राफ है, कॉपी रहती है, ग्राफ कॉपी में 1-1 सेंटीमीटर के खंड बने रहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हम 1 लाख में कितने सेंटीमीटर ले रहे हैं। 1 लाख में हम 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं, यानी 2 खंड ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे देखिए हमने ये जो है सेंटीमीटरों के निशान लगा करके रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार से पैमाना भी लिखना है। यहाँ जनसंख्या है, तो हमने दंड डाले कि इंदौर की जनसंख्या 32 लाख कुछ थी, तो यहाँ पर ये आगे थी उसकी, तो आगे तक इसका चित्र इस प्रकार से मिलान कर देना, ये इतनी ऊंचाई तक जाएगा। इसके बाद देखें तो ये जबलपुर है, जबलपुर की जनसंख्या 24 लाख और उसके आगे है, तो ये 24 लाख यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। ये 24 के बाद 27, 28 है ना, 27 फिर आ जाएगा 28, ये 28 हो जाएगी, है ना, लाख में। और इसी प्रकार से ये देखें कि 2-2 के अंतराल से हैं, तो 23 के बाद 2 खंड दिए गए हैं, 24 यहाँ आएगा 2 खंड के बाद में, यानी 2 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको भी बना देना है। तो यह है यहाँ की जो है जबलपुर की जनसंख्या 24 लाख कुछ है, तो ये 24 के आगे तक ये दंड आलेख इस प्रकार से बना देना है। और यह देखिए यहाँ पे सागर, सागर की जनसंख्या 23 लाख कुछ है ना, 23 लाख है तो 78,000 है, तो 23 लाख 78,000 माने इसके नीचे की लाइन इसको छूते हुए इस प्रकार से बनाएंगे। और 23 लाख है, यहाँ पे देखें तो भोपाल, भोपाल की जनसंख्या उससे और कम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसका दंड आलेख है, कुछ इसके नीचे जाएगा। इसी प्रकार से 23,60,000 जो रीवा की है, यह भी हमें 23 लाख है 60 है से भी कुछ है, थोड़ी सी इस प्रकार से देखें यहाँ। तो रीवा की जनसंख्या 23,65,000 है ना, तो 60 के आगे।
तो 60 के आगे है, तो यहाँ पे देखें 60 तक तो यहाँ आ जाएगा। इससे थोड़ा सा बड़ा चित्र बना देंगे तो ये रीवा का दंड आलेख बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमें दंड आलेख बनाना है, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे दंड आलेख बनाना गणित का प्रोजेक्ट कार्य दिया गया था, तो आज इतना ही, क्योंकि आगे दूसरा प्रोजेक्ट कार्य है, अगली वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि हमें दंड आलेख किस प्रकार से बनाना है। ठीक, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। ये जो प्रोजेक्ट कार्य 19 है, ये सामाजिक विज्ञान का है। किसका है ये? सामाजिक विज्ञान का। लिख लीजिए कि ये सामाजिक विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य है। इसको सामाजिक विज्ञान के लिए तैयार करना है, सामाजिक विज्ञान। ठीक है ना, यहाँ पे आप ऊपर ज़रूर पेशानी के रूप में लिख लें, याद रहे कि ये कौन सा प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। तो ये सामाजिक विज्ञान का है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि किन्हीं 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्रों को संकलित करें और फिर चिपकाएं और उनके बारे में भी संक्षिप्त जानकारी लिखिए। तो इस प्रकार से आपको 4 चित्र आपके कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे या आप बना भी सकते हो। ठीक है ना, तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है भगत सिंह। किसका है ये? भगत सिंह। तो भगत सिंह के बारे में हमें यहाँ लिखना भी है और इस प्रकार से चित्र को लगा देना है। तो देखिए भगत सिंह ने क्या किया है, क्यों ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कैसे थे। तो देखिए जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ है उसके पहले ये जो है एक सेनानी बने रहे। तो भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता हैं और शहीद भी हो गए हैं। उन्होंने ब्रिटिश राज्य के खिलाफ संघर्ष किया और अपने वीरता और साहस और आत्मबल के लिए ये प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बहुत ही वीरता साहस दिखाया है, इनमें आत्मबल था कि हम जो करेंगे वो करके दिखाएंगे। उनके प्रसिद्ध नारा है इनका कि इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है ना, इनका ये नारा है कि इंकलाब जिंदाबाद। मैं शहीद के रूप में अपनी जान दे करके ये 1931 में फांसी पर चढ़ गए थे कि मैं जो है फांसी भले लगा लूँगा लेकिन इनके गुलाम, अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रहूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा ज़रूर है इनके बारे में जानकारी जो आपको है यहाँ पे लिख दें। इसी प्रकार से आप अगला देखें। तो अगला चित्र हमने चिपकाया है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे ये भी चंद्रशेखर आज़ाद यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ये भी प्रमुख नेताओं में से एक थे और उनका असली नाम था चंद्रशेखर तिवारी। तो ये आज़ाद कैसे बने, लेकिन उन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम के कार्यों के लिए आज़ाद का उपयोग किया कि मैं आज़ाद हूँ, परतंत्र नहीं हूँ। ठीक है ना, दूसरों के गुलाम नहीं हूँ। इसलिए उन्होंने अपना जो भी कार्य करते थे आज़ाद हैं वो करते रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद हूँ। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ में संघर्ष किया, निरंतर संघर्ष करते रहे। अंतर नहीं, निरंतर लिखिए, निरंतर संघर्ष किया और वह अपने शूरवीरता और साहस के लिए मशहूर हैं। उनकी मृत्यु 1931 में हुई थी। ये जो है 1931 में इनकी मृत्यु हो गई थी चंद्रशेखर आज़ाद की। ठीक, अगला चित्र देखिए यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। तो यहाँ देखें ये भी महान पुरुष हुए हैं और ये क्रांतिकारी में रहे हैं नेता। तो यहाँ देखिए ये आपको दिख रहे होंगे, ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इनको लोहे पुरुष भी कहा जाता है, इनका शरीर बहुत वज्र जैसा था, है ना। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ये प्रमुख नेता रहे हैं और इनके बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे और भारतीय संघ के सह संस्थापकों में से एक थे। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है ना। उन्होंने भारतीय राज्यों को एकत्रित करने में अहम योगदान दिया है। वह पटेल जो हैं ये स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय राजनीति को इन्होंने नई दिशा दी थी और उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, अगला चित्र देखिए हमने यहाँ पे चिपका करके रखा है, इनके बारे में भी लिखा है और आप इनको जानते भी हैं और सभी ने इनका नाम सुना भी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इनका नाम सभी जानते हैं कि ये किस प्रकार से इन्होंने झांसी में लड़ाई की थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख नायिकाओं में से एक थी। वह अपने बहादुरी, साहस और स्वतंत्रता पर आत्मसमर्पण के लिए प्रसिद्ध थी।
उन्होंने 1857 की भारतीय विद्रोह में भाग लिया और झांसी की रानी के रूप में लोगों को आकर्षित किया। उन्होंने अपने बराबरी के और वीरता के लिए उन्हें याद किया जाता है। ये जो हैं जिस समय वो यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए संग्राम में लड़ी थी, तो अपनी बराबरी वालों के लिए और वीरता के लिए कि ये वीर थी और इन्होंने अपना पूरा साहस दिखाया था। तो इस प्रकार से ये 4 चित्र आपको यहाँ पे लगाना है और इनके बारे में लिखना भी है। तो आप देखिए समझ भी गए होंगे, तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए इनको। ये जो 4 चित्र यहाँ पे हमने लगा करके रखे हैं। तो आज इतना ही। है सामाजिक विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य है। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आप इसी प्रकार से आगे के प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट करना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यदि पहले से चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, अब वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जो प्रोजेक्ट कार है, प्रोजेक्ट कार 20 है और यह प्रोजेक्ट कार इंग्लिश का है। ठीक है ना। तो हमें तीनों कक्षाओं के जो बच्चे हैं, कक्षा 6वीं 7वीं या 8वीं के, वो इसी प्रोजेक्ट कार को अंग्रेजी के तीनों कक्षाओं के लिखेंगे और इसको समझेंगे भी। यहाँ देखिए इसमें जो दिया गया है प्रोजेक्ट कार में कि हमें क्या करना है, इस प्रकार से निर्देश दिया रहता है, प्रश्न दिया रहता है कि यहाँ पर प्रिपेयर ये वीकली प्लान योर सेल्फ स्टडी। स्टडी माने अध्ययन करना, ठीक है ना। और प्रिपेयर करिए ये वीकली माने साप्ताहिक प्लान, यानी एक ऐसी योजना बनाइए 1 सप्ताह की योर सेल्फ है अपनी, जिससे कि आप अध्ययन करें या अध्ययन कर सकें। एंड राइट, और उनको लिखना है इट इन द टेबल गिवन बिलो, जो नीचे ये टेबल दी गई है यहाँ इसमें हमें लिखना है पूरे सप्ताह की जानकारी, क्या हमें किस दिन क्या पढ़ना है, क्या अध्ययन करना है। इस प्रकार से यहाँ पे आप लिखेंगे। तो देखिए ये जो टेबल बनी हुई है यहाँ पे दिनों के नाम लिखे हैं। ये क्या है यहाँ नीचे, ये यहाँ पे दिन दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो दिन दिए गए हैं सप्ताह के 7 दिन जो होते हैं उनके यहाँ पे नाम दिए गए हैं। और सामने देखें तो यहाँ पे विषय दिए गए हैं कि ये हमारी मैथ्स है। ये क्या है, मैथ्स। मैथ्स बोलते हैं इसको, मैथ्स यानी गणित, ठीक है ना। मैथ्स यानी ये गणित दी गई है इनको, मैथ्स। और ये साइंस, ये क्या है, साइंस। साइंस यानी विज्ञान, साइंस यानी विज्ञान, ये विज्ञान है, ठीक है। यहाँ पे ये विज्ञान के बारे में लिखना है। ये सोशल साइंस है। ये कौन सी साइंस है, सोशियल। सोशियल माने होती है सामाजिक, और विज्ञान का नाम साइंस ही है ना। तो ये सोशियल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ लिख लीजिए कि ये सामाजिक विज्ञान है, ठीक, सामाजिक विज्ञान। और ये इंग्लिश है। इंग्लिश तो इंग्लिश जानते ही हो। ये हिंदी, हिंदी में हिंदी ही लिखा हुआ है, संस्कृत में संस्कृत लिखा है। ये हमारे विषय हैं। तो इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत ये इस प्रकार से दिए गए हैं। यहाँ पे हमें कॉलम में बना लेना है। और यहाँ पर देखें दिनों के नाम, तो यहाँ पर देखें यहाँ से 7 दिन के नाम दिए गए हैं कि सबसे पहले कौन सा दिन आता है भाई, मंडे। कौन सा, मंडे। मंडे यानी होता है सोमवार, मंडे। मंडे ऐसा लिखना है, मंडे। यहाँ ट्यूजडे, आधा टा रहेगा, यू और ट्यूज, ट्यूजडे। यहाँ बैडनस, बैडनस डे, बैडनस डे यानी बुधवार, ठीक है। थर्सडे, क्या, थर्स ऐसा बनाना है, थर्सडे, ठीक है। ये डे है, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे यानी गुरुवार या बृहस्पति भी बोलते हैं आप लोग। तो यह थर्सडे यानी गुरुवार। फ्राइडे, तो यहाँ बनाइए फ्राइडे, फ्राइडे यानी शुक्रवार, ठीक है। और होता है सैटरडे, ठीक है, सैटरडे और संडे, ठीक। तो इस प्रकार से आप सैटरडे तक का बना लेंगे। यह सैटरडे यानी शनिवार, सैटरडे, सैटरडे, इस प्रकार से लिख दें, सैटरडे, सैटरडे यानी शनिवार, ठीक है। तो इस प्रकार आप पूरी जानकारी को यहाँ पे लिखें। और देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है कि मैंने किस दिन कौन से विषय में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे तालिका बना लीजिए, तालिका के अनुसार पढ़ाई करें जो भी आपका टाइम हो। लेकिन हमने यहाँ पे जो लिख दिया है थोड़ा सा लिखा है। तो यहाँ देखें मंगलवार से हम सोमवार से शुरू करेंगे। तो मैथ में क्या पढ़ेंगे हम, जो हमारी गणित है, गणित में हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, ठीक है। अध्याय 1, चैप्टर यानी होता है अध्याय, क्या लिखा हुआ है ये, चैप्टर। चैप्टर माने होता है अध्याय,
यहाँ अध्याय लिखे रहते हैं। अध्याय यानी एक्सरसाइज दी गई है अध्याय 1 की एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज क्या लिखा हुआ है एक्सरसाइज 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 इस प्रकार से लिख लीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज माने प्रश्नावली। ठीक, और यहाँ पे देखें साइंस में भी हम यहाँ चैप्टर 1 देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी जो छोटे प्रश्न उत्तर दिए रहते हैं ऑब्जेक्टिव के हैं खाली स्थान के ये हम इसमें पढ़ेंगे। और यहाँ सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में भी चैप्टर 1 इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो यहाँ देखें यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में यहाँ पे हमें छोटे छोटे प्रश्न मिल जाते हैं। अंग्रेजी में हमें क्या करना है इंग्लिश में एग्जाम्पल लेटर राइटिंग करेंगे यानी जो हमारा लेटर होते हैं ठीक है आवेदन पत्र उनको लिखेंगे। हिंदी में भी हम लेटर राइटिंग करेंगे, संस्कृत में भी लेटर राइटिंग करेंगे। ठीक है ना, राइटिंग यानी लिखना और लेटर यानी पत्र, लेटर यानी पत्र। ठीक है ना, लेटर तो इस प्रकार से लेटर सभी में लिखा हुआ है। लेटर यानी होते हैं पत्र को आपको लिखना है और आप इस प्रकार से पूरी सभी विषय की सोमवार की पूरी दिनचर्या को लिख लेंगे कि इतना हमें कंप्लीट करना है। इसी प्रकार से जब हमारा ट्यूसडे आता है मंगलवार, ठीक है ना, मंगलवार में भी हम आगे का लिखेंगे। तो अब हमें आगे क्या करना है मंगलवार में, तो देखिए मैथ में इस प्रकार से लिखेंगे जो हमारा ट्यूसडे है मंगलवार। तो यहाँ पे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है 1.2 यानी 1.2 प्रश्नावली। यहाँ पे हम चैप्टर में हमने लॉन्ग आंसर लिखना है हमें पहले हमने शॉर्ट लिखे थे, अब लॉन्ग यानी बड़े, लॉन्ग यानी बड़े, ये लॉन्ग लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा शॉर्ट यानी छोटे क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे लॉन्ग बड़े हम प्रश्नोत्तर लिखेंगे। और यहाँ पे चैप्टर जो बन दिया गया है इसके बाद सोशल साइंस का, तो यहाँ देखें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हम इसमें करेंगे और यहाँ अंग्रेजी में स्मॉल लेटर लिखेंगे। ठीक है, उनको रीडिंग करेंगे, जो हमने पत्र लिखे थे उनको हम रीडिंग करेंगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार से इसमें ऐसे लिखेंगे, ऐसे यानी निबंध, ऐसे ऐसे यानी होता है निबंध। ठीक है, तो हम हिंदी और संस्कृत में इस प्रकार से निबंध लिखेंगे। ठीक, और यहाँ वेडनेसडे बुधवार को चैप्टर 2 आगे आ जाएंगे गणित के चैप्टर यानी अध्याय 2 पर। इसकी एक्सरसाइज 2.1 है और यहाँ पे चैप्टर 2 इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस प्रकार से आप पूरी दिनचर्या एक सप्ताह की आपको इस टेबल के अनुसार लिख लेना है और बना लेना है। मैंने समझा भी दी है तो वही लिखा हुआ है, सिर्फ मैं आगे बढ़ते गए हैं। ठीक है, कि इसका चैप्टर कौन सा करना है, लेसन कौन सा करना है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आंसर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। शॉर्ट यानी छोटे, जो बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव खाली स्थान होते हैं इनको शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं। उनके आंसर, उनके उत्तर देखेंगे लिखेंगे। और इसी प्रकार से लॉन्ग आंसर में बड़े बड़े प्रश्न होते हैं 2-2 3-3 लाइनों के। और इसी प्रकार से हम देखें तो हमारे यहाँ थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे, तो इस प्रकार से पूरी जानकारी हमें इस प्रकार से लिख लेना। चलिए आगे देखिए, तो इसका अगला प्रश्न दिया गया है, आपने ये लिख ही लिया होगा। चलिए यदि अच्छे से नहीं कंप्लीट कर पाए हैं तो ज़रूर आप इनको ये देखें लिख लें इनको और कंप्लीट कर लें। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखें अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है कि ये देखिए क्वेश्चन है 2 लिखा हुआ है, राइट योर डेली रूटीन इन 10 सेंटेंस। डेली रूटीन के राइट माने लिखो, राइट यानी लिखिए, योर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा, योर डेली माने प्रतिदिन, योर डेली रूटीन तो जानते ही हैं कि हमारे रूटीन में हमारी दिनचर्या में क्या क्या है। ऐसे रूटीन के 10 यानी 10, 10 यानी 10 सेंटेंस, 10 सेंटेंस यानी वाक्य, 10 वाक्य आपको लिखना है किसके, अपनी रूटीन के दिनचर्या के। तो इन्होंने देखिए एग्जाम्पल के रूप में एक यहाँ पे लिख दिया है, तो इसी प्रकार से हमें लिखना है। देखिए यहाँ इन्होंने लिखा है कि आई गेट अप माने मैं उठता हूँ, आई गेट अप एट 6 o'clock 6 बजे, इन द मॉर्निंग यानी सुबह। तो ये लिखा हुआ है आई, यहाँ पे हिंदी में लिख लेता हूँ, आई गेट अप 6 आई गेट अप 6 o'clock 6 o'clock
इन द मॉर्निंग, क्या लिखेंगे, इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग यानी सुबह। इस प्रकार से आपको लिखना है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। फिर इसके बाद देखिए, आई देन ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग, क्या करता हूँ, ब्रश माई टीथ, टीथ यानी होते हैं दांत, मैं अपने दांतों को क्या करता हूँ, ब्रश करता हूँ। एट 7 o'clock आई टेक माई स्कूल बस, और मैं क्या करता हूँ, 7 बजे स्कूल की बस पकड़ लेता हूँ, यानी स्कूल की बस में बैठ जाता हूँ, ठीक। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके आगे देखिए, आई अटेंड द मॉर्निंग असेंबली एट स्कूल, जो है मैं अटेंड करता हूँ, यहाँ पे स्कूल है असेंबली को, ठीक है ना, जो प्रेयर होती है, स्कूल SCHOOL लिखिए, यहाँ पे गलत लिखा है, ये स्कूल बना लीजिए, LOL बना लीजिए, स्कूल, ठीक है। और फिर इसके बाद लिखें, आई अटेंड द मॉर्निंग असेंबली एट स्कूल, ये लिखना था। आई बाज माई हैंड्स एंड फेस, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपना बास माई हैंड, अपने हाथ और मुँह को धोता हूँ, ठीक। इसके बाद लिखिएगा, यहाँ पे देखिए, आई डू माई होमवर्क इन मॉर्निंग, और इसके बाद मैं सुबह अपना होमवर्क भी करता हूँ। आई टेक माई डिनर एंड गो टू बेड बाई 9 o'clock, और रात के 9 बजे मैं सो जाता हूँ। आई टेक माई डिनर, मैं अपना रात्रि का या शाम का भोजन करता हूँ, और एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर कितने बजे, 9 बजे सो जाता हूँ। आई रीच द स्कूल इन टाइम, ये मैं स्कूल जो है बिल्कुल टाइम से, समय से पहुंचता हूं। आई रिटर्न होम बाई 7 PM, और 7 बजे मैं वापस आता हूं। आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock, जो है, और फिर लिख देना कि आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock, मैं 10 बजे स्कूल जाता हूँ। और आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और मैं बहुत जल्दी जो हूँ सुबह उठ करके तैयार होता हूँ और पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार से आपको ये वाक्य लिख देना थे। ये थे अंग्रेजी जो वाक्य दिए गए थे, आपको समझ में आ ही गए होंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आगे की वीडियो आपको प्राप्त हो सके, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।